पंजाब यूनिवर्सिटी की लेगेसी, चंडीगढ़ का लोकेशन, जैक चंडीगढ़ में पॉपुलर चॉइस। बट क्या यूआईटी सच में अपने स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करता है? सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर और मैं हूँ यूआईटी ईसी का सीनियर। और मेरे थ्रू और बाकी स्टूडेंट्स के थ्रू आप जानोगे कि क्या है प्लेसमेंट्स, क्या है इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज, क्या है फेस्टिवल्स, क्या है हॉस्टल्स के ऑप्शंस और बाकी सारी चीजें आप रियलिटी में जानोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज आपको दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला जो है, आपको इससे ऑनेस्ट वीडियो नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज जो है, मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के रिव्यूज कलेक्ट किए हैं, तो वो भी आपको वीडियोस के बीच में मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियोस एंड तक देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, और एक कम्युनिटी भी बना रखी है मैंने, जिसके थ्रू आप जो है यूआईटी के सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पीयू के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है यूआईटी, जो कि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, जो कि 10.5 एकड़ में फैला हुआ है, और टोटल पीयू जो है 550 एकड़ में है। पीयू जो है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में डिवाइडेड है, और यूआईटी जो है साउथ कैंपस में लोकेटेड है। यूआईटी की एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 93, और इसके न्यूली अपॉइंट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह सर है। यूआईटी डिपार्टमेंट में आपको टोटल 2 ब्लॉक दिख जाएंगे। ब्लॉक 1 में जो है आपको सीएससी आईटीज की क्लासेस लगती है और बायोटेक की भी, और ब्लॉक 2 में ईसी, मैकेनिकल और बाकी क्लासेस लगती है। ब्लॉक 1 जो है उसमें कुछ कमरे एसीज वाले हैं, और ब्लॉक 2 में जो है नॉन एसीज है, और इसके अलावा जो लैब होती है वो एसीज वाली होती है। यूआईटी में हर साल लगभग 500 बच्चे इनरोल करते हैं, और यहाँ पे इंटरनल मूवमेंट करने के लिए ई रिक्शा चलता है। इसके अलावा भी आप बाइक या फिर स्कूटी वगैरह रख सकते हो। बात करें यूआईटी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है, तो सीएससी है, आईटी है, ईसी है, ट्रिपल ई है, मैकेनिकल है और बायोटेक है। ये सारी ब्रांचेज हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ की कैंपस लाइफ दी बेस्ट है, और इसके अलावा सिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा आपको पीयू के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। स्पोर्ट्स में आपको बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल और लॉन टेनिस, बैडमिंटन ग्राउंड, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पीयू मार्केट, उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी एसी जोशी की मिल जाएगी, उसके बाद और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है आपको। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको चंडीगढ़ स्टेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अमीर हो तो एयरपोर्ट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और वहाँ से आने के लिए आप ओला, उबर, रैपिडो कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप लोकल बसेस भी ले सकते हो। कॉलेज लाइफ अगर आप पीयू के हॉस्टल में रहते हो बेस्ट होगी। यहाँ पे 8 हॉस्टल्स बॉयज के हैं और 11 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, जैसे पीयू मार्केट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, लॉन टेनिस की जगह बैडमिंटन कोर्ट, उसके बाद एसी जोशी लाइब्रेरीज, पीयू मार्केट और बहुत कुछ। इसके अलावा अगर आप बाहर भी एक्सप्लोर करते हो चंडीगढ़ में, तो खाने पीने की बहुत सारी जगह है। इसके अलावा अगर आपको कहीं घूमने जाना है बाहर, तो घूमने के लिए हिमाचल पूरा घूमने के लिए, उत्तराखंड पूरा घूमने के लिए, राजस्थान बगल में पड़ जाता है, वो भी घूमने के लिए जगह है। और सबसे बेस्ट चीज़, आपको कैंपस और हॉस्टल्स में एंट्री और एग्जिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे रात को कभी भी बाहर निकल सकते हो। ब्रांच वाइज रिव्यूज की बात करें तो हम स्पेसिफिक स्टूडेंट से जानेंगे कि उसके ब्रांच में क्या है, प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, ब्रांच चिल है या हैक्टिक है, और बैच का साइज क्या है। तो चलिए बात करें अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ हम केवल मशीन्स एंड इंजन्स के बारे में स्टडी नहीं करते। यहाँ हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक, ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिज़ाइन, कैड कैम एक्सेट्रा। अगर प्रोफेसर की बात की जाए तो ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर एक्सपीरियंसड है एंड काफ़ी सपोर्टिव है। अगर आप जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ के प्रोफेसर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बात करें अगर ब्रांच हेक्टिक है या चिल, तो वैसे तो ब्रांच मैकेनिकल का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इन बिटवीन सेमेस्टर हमारे पास काफ़ी सारी छुट्टियाँ होती है। टीचर्स भी उतना ज़्यादा अटेंडेंस का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम होता है टू लर्न न्यू स्किल्स। आप इन बिटवीन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं
अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नई स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एंड डिज़ाइन में, तो आप मैकेनिकल ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ट्रिपल ई की अगर हम बात करें तो ट्रिपल ई को मैं कुछ पॉइंट्स में बांटता हूँ। जो इसमें एकेडमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिकल ये कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक मशीन्स, ये कोर में आते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। और फैकल्टी जो है हमारी कॉलेज की ट्रिपल ई की स्पेशली एजुकेटेड है, काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, काफ़ी सपोर्टिव भी है। बट तुम्हें मार्क्स स्कोर करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, मार्क्स नहीं मिलते हैं। CGPA बनाना काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ट्रिपल ई में स्पेशली। सो लेट अस टेक ए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि आईटी में पढ़ाया क्या जाता है। तो सबसे पहले तो बेसिक इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में सबके सेम रहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स में कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, और लैंग्वेजेस जैसे सी और C++ पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी पढ़ाई जाती है। सेकेंड ईयर में आईटी और सीएस के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, DSA और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब्जेक्ट्स, जो कि कोर आईटी और सीएस सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोफेसर्स कैसे हैं ब्रांच के। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर्स अच्छे हैं, चिल हैं प्रोफेसर्स। अटेंडेंस का क्राइटेरिया कुछ प्रोफेसर्स दिक्कत कर सकते हैं, बाकी ज्यादा प्रोफेसर्स अटेंडेंस के क्राइटेरिया की प्रॉब्लम नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन ये था कि ब्रांच चिल है या हेक्टिक है। तो मैं कहूँगा कि ब्रांच वैसे तो चिल है, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान दो तो चिल ही रहेगी, बाकी तो। बात करें किस ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस रखनी चाहिए, तो पहले आपको CSC, फिर IT, फिर EC, फिर ट्रिपल ई, फिर मैकेनिकल, फिर उसके बाद बायोटेक रखना चाहिए। एक चीज जो बहुत बेकार लगती है मुझे अपने एकेडमिक के बारे में, वो है लैब की चीजें प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखवाना। बात करें एग्जाम की तो 2 माइनर होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट चूज आउट करना होता है। इसके अलावा जो है मेजर होते हैं, और इसके अलावा क्विजेज और टेस्ट क्लास में होते रहते हैं। बहुत बार सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तो बहुत बार प्रोफेसर क्या करते हैं कि अपने क्विजेज जो है मेजर के टाइम में रख लेते हैं। माइनर जो है सेमेस्टर के बीच में होता है, और मेजर जो है सेमेस्टर खत्म होने के बाद होता है, सेमेस्टर के एंड में होता है। और 2 माइनर होते हैं, एक बीच में और एक एंड में। दोनों में से जो बेस्ट होता है उसको चूज कर लेते हैं प्रोफेसर। माइनर जो है 30 नंबर का होता है, और मेजर जो होता है 50 नंबर का होता है। बात करें हॉस्टल्स की तो 8 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 11 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। इसमें से बॉयज हॉस्टल्स की बात करें तो 7 और 8 अभी नए हॉस्टल्स हैं, और बाकी जो है पुराने हॉस्टल्स हैं। और गर्ल्स हॉस्टल्स में आपको 8 से 11 तक जो है हॉस्टल्स हैं वो जनरली UIT के बच्चों को अलॉट किया जाता है। और ये गर्ल्स हॉस्टल्स में जो है साउथ कैंपस में लोकेटेड है और UIT के बहुत पास है। और जो बॉयज हॉस्टल 8 है वो भी UIT के 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है और साउथ कैंपस में ही लोकेटेड है। आपका जब हॉस्टल अलॉट होगा तो आपको एक कमरे में 2 लोगों को रहना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आपका वो सीनियर हो या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है, ठीक है। हॉस्टल्स के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे एक रीडिंग एरियाज मिल जाएगा, उसके बाद वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, उसके बाद मेस मिल जाएगा, कैंटीन वाला एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा बार्बर शॉप मिल जाएगी, सिलाई मशीन की दुकान मिल जाएगी, उसके बाद स्टेशनरी की शॉप मिल जाएगी, इसके अलावा धोबी की एक दुकान मिल जाएगी। ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। जब आपकी फिजिकल काउंसलिंग हो रही होगी तो आपको एक हॉस्टल्स का फॉर्म फिल करने दिया जाएगा। उसको फिल करने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। और मैंने लिंक में एक वेबसाइट दे रखी है जहां पे आपके हॉस्टल्स का रिजल्ट दिखाया जाता है। एक जो जनरल डाउट होता है कि क्या सबको हॉस्टल मिल जाता है भैया, तो नहीं, सबको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। सिर्फ बॉयज में जो है ऊपर के टॉप, हर ब्रांचेस के टॉप 30 को हॉस्टल अलॉट होता है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में मोस्टली गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। इसके अलावा जो PU से 40 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं उनको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। इसमें से ट्राई सिटी के बच्चे को भी हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। अगर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है तो आप PG ले सकते हो, या फिर महाराणा प्रताप हॉस्टल जो कि गेट नंबर 3 के पास है PU का, वहां पे रह सकते हो। या फिर आप PG के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि 15 हो गया है। बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि लिंक में दे रखा हूं मैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा भी गेस्ट बेसिस के ऑप्शंस है। गेस्ट बेसिस को अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से साइन करवाना, और एक कोई पॉलिटिकल बंदे को पकड़ना है, वो आपको DSW से साइन करवा के देगा। और साइन होते ही आप अपने हॉस्टल्स के वार्डन से मिलना, वो आपको रूम अलॉट करके दे देगा।
और जो गेस्ट बेसिस के चार्ज होते हैं वो 4,000 होते हैं। इसके बाद बात करें कि फूड कैसा है, तो फूड जो है एवरेज सब फूड है हॉस्टल्स का, और इसमें राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, चने चावल, पनीर, ये सारे होते हैं। आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, ये सारे मेन्यू हैं आपके। ये फूड जो है आपको एक 12 बजे के बाद मिलेगा, 12 से 3, और फिर एक 7:30 से 10 तक ये फूड अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर आपको मॉर्निंग में डाइट लेनी है तो आप पराठे वगैरह जो कि कैंटीन में मिलता है वो आप ले सकते हो। चिप्स, कुरकुरे, कॉफ़ी, चाय, ये सारे कैंटीन में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से भी बोर हो जाते हो तो S2C जो कि लाइब्रेरी के बगल में ही है, वहाँ जा सकते हो। इसके अलावा सेक्टर 15 जो कि काफ़ी पास पड़ता है, वहाँ पे आप फूड के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो स्विगी, जोमेटो 24 ओपन रहता है, उसके भी ऑप्शन है आपके पास। और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो चंडीगढ़ में थोड़ा फूड लिटिल बिट कॉस्टलियर साइड है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फीस। फीस की बात करें, सबसे पहले हॉस्टल्स फी जो है पर सेमेस्टर 5500 रुपये होता है और 1000 फूड सब्सिडीज होती है। उसके बाद जो मेस के चार्जेस जो होते हैं वो आप जितना डाइट खाओगे उस हिसाब से आ जाएगा, और 15 डाइट जो है कंपलसरी होती है, और एक डाइट का जो चार्ज होता है वो लगभग 50 रुपये के आसपास होता है। उसके बाद कैंटीन की बात करूँ तो कैंटीन के जितना चाय, कुरकुरे या चिप्स या फिर पराठे जो भी आप खाओगे उसकी डाइट अलग से आएगी, और मेस और कैंटीन का बिल जुड़ के आपके हर मंथ जो है आपको नोटिस बोर्ड पे दिख जाएगा। इसके अलावा हर सेमेस्टर जो है आपको एग्जाम फीस लगता है जो कि 3380 रुपये होता है, और 1000 कम हो जाता है अगर आपका 2.5 लाख से इनकम कम है। अगर आपकी पेपर में बैक आ गई तो पर सेमेस्टर आपके 3390 रुपये के आसपास लग जाएंगे। सो प्लीज अवॉइड इट। स्कॉलरशिप जो यहाँ के बच्चों को मैंने मिलते हुए देखा है, पहला जो है सरमन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको पर सेमेस्टर जो है 25,000 रुपये के मिलता है, जिसमें आपकी एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से कम होगी तब आप ये अवेल कर सकते हो। और दूसरी जो है टॉपर स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 1K पर मंथ दिया जाता है 10 महीनों के लिए अगर आप सेमेस्टर में टॉप करते हो। इसके अलावा आप रिलायंस फाउंडेशन जो प्राइवेट स्कॉलरशिप हो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लिंक जो है नीचे दे रखे हो, वो स्कॉलरशिप आप जाके चेक करना UIT की वेबसाइट पे। लोग स्कॉलरशिप इसलिए नहीं अवेल कर पाते हैं क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अननोन होते हैं स्कॉलरशिप से। इंटर्नशिप की बात करें तो आपको जो है फर्स्ट ईयर के बाद एक 15 दिनों की समर इंटर्न UIT के अंदर कंपलसरी होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद भी आपको 1 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है जो कि आप किसी भी कंपनी में करोगे। उसके बाद थर्ड ईयर के बाद भी इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, और फोर्थ ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर होता है फोर्थ ईयर में, उसमें जो है आपको 6 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर आप कॉलेज के कोर्सेज कर सकते हो। दोनों में से आपको ऑप्शंस होते हैं। बात करें प्लेसमेंट की तो एवरेज जो है 8.77 LPA दिखाया गया है ब्रोचर में। उसके बाद मीडियन जो है 7.55 LPA दिखाया गया है। 2026 में टोटल जो है 554 बच्चे इनरोल थे, उसमें से 378 जो है प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हुए थे, और उसमें से 303 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी। और ऐसे परसेंटेज निकाले कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुए आउट ऑफ रजिस्टर्ड बच्चे, तो ऑलमोस्ट 55% के आसपास जाता है। और बात करें कितने परसेंट प्लेस्ड हुए, जितने बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, तो 80% जो कि ब्रोचर में भी दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कौन कौन सी कंपनी में PPO प्लस इंटर्नशिप मिली है और किस किस रोल के लिए मिला है। तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो मोस्टली जो है CSC, IT और EC वालों की प्लेसमेंट ठीक ठाक है, डिसेंट सी प्लेसमेंट है, और जो मैक है और बाकी जो ब्रांचेज है उसके नीचे उसकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं। आगे भी इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो बात करें कौन कौन सी कंपनी में PPO प्लस इंटर्नशिप मिली थी बच्चों को, तो सबसे पहले बात करें इन्फोसिस में एक बच्चे की लगी थी, और रोल जो था L3 इंजीनियर रोल था, फुल स्टैक डेवलपर का रोल था। उसके बाद बोस में 4 बच्चों की लगी थी। उसके बाद जेमिनी प्राइवेट लिमिटेड में 11 बच्चों की लगी थी SD प्लस डेवलपर रोल के लिए। BA टेक लिमिटेड में जो है 5 बच्चों की लगी थी मैकेनिकल इंजीनियर के रोल के लिए। उसके बाद इंसिडो में 17 बच्चों की लगी थी SD रोल के लिए, जो कि हैदराबाद और गुरुग्राम में मोस्टली बच्चे गए हैं। ठीक है, उसके बाद KPMG में 19 बच्चों की लगी थी, और मोस्टली जो है मास हायरिंग की तरह मान सकते हो इसको। उसके बाद HMEL में जो है 5 बच्चों की लगी थी,
ईडीफैक्स में 8 बच्चों की लगी थी, जो कि ईडीफैक्स की बात करें तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसोसिएट ऑपरेशन इंजीनियर के तौर पे लगी थी, जो कि मोहाली में लगी है इन लोगों की। उसके बाद होंडास कार लिमिटेड में 4 लोगों की लगी है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के रोल के लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोक डीएनए में 13 लोगों की लगी है, जो कि बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए गए हैं और गुरुग्राम में ये सारे। उसके बाद डेलवाइट में 19 लोगों की लगी है, मास हायरिंग टाइप मान सकते हो इसको। उसके बाद पॉलिसी बाज़ार में 6 लोगों की लगी है SD1 रोल के लिए। और उसके बाद जेडएस एसोसिएट में 26 लोगों की प्लेसमेंट लगी है, डिसीजन एनालिस्ट एसोसिएट और बिजनेस टेक सॉल्यूशन एसोसिएट के रोल के लिए। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस में 4 बच्चों की लगी है एनालिस्ट के रोल के लिए। और मोस्टली जो है अमेरिकन एक्सप्रेस ही जो है हाईएस्ट पैकेज देती है, और इसमें मोस्टली जो है सीएससी और ईसी के बच्चे ही अलाउड होते हैं। इस साल ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिर्फ जो है सीएससी और आईटी के ही बच्चे अलाउड हैं। तो एक सीनियर से हमें जो है आईटी के सेक्शन 2 का डेटा मिला था, तो उनको पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको डेटा बताता हूँ कि टोटल सेक्शन 2 में 56 बच्चे थे, 8 की जो है बैकलॉग लगी थी आईटी में, और 48 बच्चे जो है प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। उसमें से 45 बच्चे जो है प्लेस्ड हो गए थे, और जो 3 बच्चे प्लेस नहीं हुए थे, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे, उनके कुछ अलग प्लान होंगे, इसलिए वो उन्होंने प्लेसमेंट नहीं ली होगी, या फिर कॉलेज की तरफ से कुछ इशू हुआ होगा मे बी। एक जो है बंदा कंटेंट क्रिएशन की तरफ गया है, इतना डेटा मुझे पता है आईटी के सेक्शन 2 का। उसके बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आईटी और सीएससी की मोस्टली की प्लेसमेंट लग जाती है, इसके अलावा ईसी की भी ठीक ठाक लग जाती है। और इसके अलावा बाद में जब ट्रिपल ई आता है तो ट्रिपल ई में प्लेसमेंट और मैक में प्लेसमेंट बेकार है। मतलब कहना चाहूँगा कि ट्रिपल ई में जो है ना प्रोफेसर थोड़े मार्क्स काट लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे की बैक आ जाती है मोस्टली की, तो बैक आने के कारण जो है दिक्कत हो जाती है कि वो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाते। तो ट्रिपल ई का ये सीन है। मेक का एक डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा। मान लो 90 बच्चे हैं, तो ऑलमोस्ट 40 के आसपास बच्चे, 45 के आसपास बच्चे एलिजिबल होते हैं। उसमें से 30 के आसपास बच्चों की प्लेसमेंट लगती है मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है। बात करें ब्रांच वाइज डेटा की, एवरेज और हाईएस्ट कितना गया है, तो सीएससी की बात करें तो हाईएस्ट जो है 30 गया है, एवरेज 11 के आसपास गया है। उसके बाद आईटी का 40 गया हाईएस्ट पिछले साल, 2026 के डेटा की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो आईटी का जो एवरेज 9 गया है, उसके बाद ईसी का 22 गया है 22, और उसके बाद ईसी का एवरेज जो है 8 के आसपास गया, 8 के पास गया। और उसके बाद ट्रिपल ई का जो हाईएस्ट 10 गया है, और एवरेज जो है 7 गया है। उसके बाद मैक का हाईएस्ट जो है 12 गया है, और एवरेज जो है 6 गया है। उसके बाद बायोटेक की बात करूँ तो हाईएस्ट और एवरेज 4 ही गया है, मतलब 4 LPA। तो ये सीन है टोटल। और परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूँ, जितने एलिजिबल बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो सीएससी में 88% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और आईटी में भी 86 के आसपास, ईसी में 73, और ट्रिपल ई में 67, और मैक में 82.5%, और बायोटेक में 12.5%। ये जो डेटा है ये एलिजिबल बच्चों में है, लेकिन जो है नीचे वाली ब्रांचेस में ट्रिपल ई में हो गया या फिर मैक में हो गया, यहाँ पे बच्चे कम एलिजिबल होते हैं, तो उस हिसाब से आपको सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रिपल ई या फिर मैकेनिकल में आ रहे हो, तो आप प्लेसमेंट को थोड़ा कम ध्यान में रख के आना, और ये सोच के आना कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर गेट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, या फिर MBA के लिए जाना है, कैट जिसको बोलते हैं, कैट की तरफ जाना है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख के आ सकते हो। बाकी बायोटेक में जो बच्चे आ रहे हैं उनको मैं मना करूँगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि बायोटेक में प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। इसकी जगह आप जो है प्राइवेट कॉलेज जा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज के सीएससी के ऑप्शन ढूंढ सकते हो, और इससे बेटर प्लेसमेंट मिल जाएगी आप एफर्ट लगाओगे तो। और बायोटेक में क्या करती है, कंपनियां भी कुछ खास नहीं आती, और जो चीज़ें होती है, जैसे मान लो कंपनी में जब आप रेज्यूमे भेजोगे तो उसको कंपनियां ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती है बहुत बार, तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती है। पहले एग्ज़ाम होते थे ब्रांच चेंज को लेके, वो भी अब कंडक्ट नहीं होते, तो उसके कारण आप बायोटेक से आप किसी सीएससी आईटी में किसी और दूसरी ब्रांच में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को आप सोच समझ के आना। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप बायोटेक को अवॉइड कर सकते हो, और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शन ढूंढ सकते हो, प्राइवेट वाले भी देख सकते हो आराम से, गवर्नमेंट का टैग की ज़रूरत नहीं है आपको। सो बात करें कौन कौन से प्रोमिनेंट और बाकी रिक्रूटर कौन कौन से आते हैं, जैसे टाटा पावर आ गया, उसके बाद जियो वगैरह आ जाता है। उसके बाद बात करें तो एनेक्चर आ जाता है, उसके बाद फिलिप्स आ जाता है,
उसके बाद यूनिलीवर भी आती है यहाँ पे, और उसके बाद विप्रो आ गई, hyundai आ गई, जेप्टो और बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। क्वार्क हो गया, सुजुकी हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल हो गया, उसके बाद टाटा 1mg आ गया, और आकाश आ गया, और इंडिया मार्ट, ये सारी बहुत सारी कंपनियाँ आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सर इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। तो आपको जो है एक तो माइनर 1 देना पड़ता है, जो कि सेमेस्टर के बीच में मोस्टली होता है। उसके बाद माइनर 2 जो है लास्ट में होता है, और उसके बाद मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो माइनर 1 और माइनर 2 में जो बेस्ट आपके नंबर आते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, और एक माइनर ही कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद मेजर इन दोनों को क्लब करके चीज़ें जो CGPA बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करें कि अटेंडेंस कितने कितने पे एलिजिबल हो जाते हैं। मोस्टली जो है 75 तो ऐसे ऑफिशियली रखा गया है, लेकिन जो है माइनर 1 के लिए 55% में एलिजिबल कर देते हैं। और जैसे कुछ ब्रांचेज है, जैसे IT हो गया, वो थोड़ा चिल ब्रांच है, तो मोस्टली 50 पे भी एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे। और बाकी जो है CSC में थोड़ा में भी चिल है। और इसके अलावा EC थोड़ा स्ट्रिक्ट साइड मान सकते हो, और मैक में भी थोड़ा, फिर मैकेनिकल में जिस ईयर में मैं हूँ उस ईयर में थोड़ा देख रहा हूँ कि बंक थोड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये वाला सीन है। और बाकी जो है बहुत बार प्रोफेसर टू प्रोफेसर वैरी करते हैं। कुछ प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो आपको फोर्स करेंगे कि अटेंडेंस के लिए आपको 75% मेंटेन करना पड़ेगा। और लेकिन आप उसके अलावा कुछ प्रोफेसर चिल होंगे, तो उनकी क्लास उतना नहीं भी जाओगे या फिर कम भी जाओगे तो चल जाएगा आपके लिए। मोस्टली जो है अगर आप 50% से ऊपर रखते हो सब कुछ मिला के, और तो थोड़ा बहुत काम चला सकते हो इधर उधर करके। लेकिन मैं बोल देना चाहूँगा ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है 50% या 55%। आप मुझे बाद में ब्लेम मत करना। इसके बाद बात करें कि सेमेस्टर ब्रेक में कितना कितना टाइम मिलता है, तो मोस्टली जो है विंटर ब्रेक जो कि दिसंबर के आसपास मिलता है, तो मोस्टली आप मान लो कि 20 डेज़ का ब्रेक मिल जाएगा आपको। और समर ब्रेक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 महीने का मिलता है, लेकिन आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। ऑलमोस्ट कुछ बहुत बार बंक कर लेते हैं बच्चे, वो डिपेंड करता है आपके क्लास वाले बंक करते हैं या नहीं करते। वो 1.5 महीने तक खिंच जाता है, ठीक है। और 2 महीने तक भी खिंच सकता है अगर आपकी ब्रांच ज़्यादा चिल वाली है, IT वाली है। तो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो की बात करें तो जो है, मैं EC में हूँ, तो EC की बात करूँ तो मेरे बैच में 60 बच्चे हैं, 60 के आसपास, उसमें से 13-15 लड़कियाँ होंगी, ठीक है। तो ये गर्ल्स रेशियो है, ये चीज़ है। और उसके अलावा बायोटेक में गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो अच्छा है। और इसके अलावा मैक में गर्ल्स टू बॉयज़ के रेशियो बेकार है, ये आप समझ सकते हो। बात करें क्लब की तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब दिख जाएंगे, टेक्निकल, सोशल, कल्चरल। टेक्निकल क्लब की बात करें जो एक्टिव है वो है ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद कल्चरल की बात करें तो कल्चरल में जो है ओस्मियम और ऑटोनॉमी हो गया। उसके बाद सोशल की बात करें तो डेक्सॉप और BPC जो एक्टिव क्लब्स हैं। ऐसे तो PU के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और आप उसको अटेंड करके बोर हो जाओगे, लेकिन UIT का जो ऑफिशियल फेस्टिवल है जो कि गूंज है, इसके अलावा भी इस साल जो है लेगेसी स्टार्ट हुआ था। और बात करें जो गूंज जो होता है 3 दिनों का फेस्टिवल्स होता है, इसमें बहुत सारे सिंगर्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है और 3 दिनों तक फेस्टिवल चलता है। PU एंड पॉलिटिक्स, तो हाँ जो है PU के अंदर अच्छे लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। जब आप UIT में आओगे तो आप देखोगे कैंटीन के बाहर फर्रे उड़ रहे होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ये जो है बस इलेक्शन का 1 महीने का टाइम होता है, बस ये चीज़ें होती है। उसकी तो कॉन्स में ये है कि बहुत बार बच्चे को मिसगाइड करने लगते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बंदे, जैसे बोलेंगे कि आपका परमानेंट हॉस्टल करवा देंगे, जबकि आपकी बेटिंग 7 है 8 है, बहुत ज़्यादा बेटिंग है फिर भी। इसके अलावा जो है बहुत बार शो ऑफ करने लगते हैं चीज़ों को कि लाइक खुद को रिच दिखाते हैं, जबकि ऐसा अंदर से वो है नहीं। एज ए सीनियर मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप पॉलिटिक्स में टॉप पे जाना चाहते हो तभी आप पॉलिटिक्स के अंदर इन करना, नहीं तो रहने ही देना पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करने से। क्विक क्वेश्चन फॉर यू, रैगिंग का क्या सीन है? ऑलमोस्ट नो रैगिंग, बट आई वुड सजेस्ट कि अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो बिकॉज दे आर जेन्युइनली हेल्पफुल। किस किस स्टेट के बच्चे मेजोरिटी में यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं? आपको यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, UP के बंदे दिख जाएंगे। UIT का क्लास शेड्यूल कैसा दिखता है? क्लासेस जो है 9 से 5 होती है, 1 से 2 आपका ब्रेक रहेगा, और बहुत बार लंच ब्रेक के बाद मोस्टली जो है लैब्स होती है, या फिर बहुत दिन क्लासेस नहीं भी रहेगी, डिपेंडिंग ऑन बहुत बार कैसा शेड्यूल है। PU की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है?
सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बेल कंडीशन में मिल जाएगी आपको यहाँ पे। बस आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और बाकी सारी चीज़ें डन हो जाती है। जिनको करना होता है वो करते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। वाईफाई की फैसिलिटीज़ कैसी है? पीयू की वाईफाई फैसिलिटीज़ अच्छी है। हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड होती है? यहाँ पे आपको बीई की डिग्री मिलती है, ना कि बीटेक की। बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों में डिफरेंस ये है कि बीई में जो है थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड ज़्यादा होता है और बीटेक में थोड़ा प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा होता है। क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है? पीयू के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ है। पीयू मार्केट के जस्ट सामने पीयू का अपना घनीभाई हॉस्पिटल है। इसके अलावा आप पीजीआई जो गेट नंबर 1 है उसके पास भी जा सकते हो। पीयू के हॉस्पिटल में आपको दवाई और डॉक्टर्स दोनों फ्री मिलेंगे, ये बेस्ट चीज़ है। 3 चीज़ें जो यहाँ की मुझे पसंद है और 3 चीज़ें जो इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए। 3 चीज़ें जो मुझे यहाँ की पसंद है, पहला जो 0 एंट्री और एग्जिट रेस्ट्रिक्शन है पीयू के अंदर। इसके अलावा जो है सिटी लाइफ बहुत अच्छी है चंडीगढ़ की। और तीसरी चीज़ जो है पीयू के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी फैंटेस्टिक है। और चौथी भी बता देता हूँ, 24/7 जो है लाइब्रेरीज़ खुली होती हैं यहाँ की। 3 चीज़ें जो यहाँ की इम्प्रोवाइज़ होनी चाहिए। पहला जो है पेपर वर्क हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम और इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। पीयू को और इन्वेस्ट करना चाहिए ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा अगर आपका कोई बैक आ गया एक सब्जेक्ट में भी तो आपको 3300-4000 के लगभग अमाउंट पे करना पड़ता है। आपका एक सब्जेक्ट में आया या 3 सब्जेक्ट में आया तो इसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। एक सब्जेक्ट के हिसाब से रखना चाहिए कि पर सब्जेक्ट अगर आपकी बैक आई उस हिसाब से, और मैक्सिमम लिमिट 4 के आसपास रीच कर गई तो आपकी 4000 के आसपास लगनी चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है यहाँ की इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए वो है हॉस्टल अलॉटमेंट इंक्रीज़ होना चाहिए यहाँ पे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखना। और इसके अलावा मैंने एक कम्युनिटी का भी लिंक नीचे डाल दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप अपने कम्युनिटी को ज्वाइन करके यूआईटी के ग्रुप में जाके अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, और इसके अलावा यूट्यूब में कहीं दिक्कत आ रही हो आपको, और इसके अलावा स्विमिंग के अलावा फिर ट्रेडिंग या फिर मशीन लर्निंग, इन सब एरियाज़ में अगर आपको डाउट आ रहा है या कैसे स्टार्ट करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी ऑलवेज़ हैप्पी टू गाइड यू। अगर आप कभी मुझे यूआईटी में भी मिलोगे तो ज़रूर मिलना और ज़रूर एक थोड़ा सा पिंच करना मुझे। आई वुड लव टू मीट यू गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ रणवीर साइनिंग ऑफ।